कंपनी के सबसे बड़े वारिस मेरे बॉस के बॉस थे। मतलब वो ऐसे इंसान थे जिनके लिए मैं लिफ्ट का दरवाज़ा सिर्फ तभी पकड़कर रखती थी जब कभी इत्तेफाक से हमारा आमना सामना हो जाता था। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरी डेस्क के पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। मुझे बहुत पछतावा है। पिछले जन्म में मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहिए था। एमी फॉस्टर, मुझसे फिर से शादी कर लो। इस बार मैं वादा करता हूँ कि कभी डिवोर्स का नाम भी नहीं लूंगा। मैंने चुपचाप उस नॉवल का तब बंद कर दिया जिसे मैं छुपकर पढ़ रही थी और कहा, लेकिन मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है। डिंग। ये नॉवल आपको याद दिलाता है कि पूरी कहानी पढ़ने के लिए नीचे दाईं ओर दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। कॉर्बिन गिब्सन एक अमीर परिवार का वारिस था। उसने विदेश से पढ़ाई की थी और उसका रिज्यूम बेहद इम्प्रेसिव था। इतनी कम उम्र में ही वह कंपनी का जनरल मैनेजर बन गया था। ऑफिस की लड़कियां उसे देखते ही आहें भरने लगती थीं। ओह माय गॉड, ये आदमी कितना हैंडसम है। मेरी बेस्ट फ्रेंड और कोलीग बॉनी ग्रे अक्सर कहा करती थी कि कॉर्बिन गिब्सन जैसे हाई क्वालिटी आदमी के आसपास लड़कियों की लाइन लगी रहती होगी। लेकिन कॉर्बिन पूरी तरह वर्कaholic था। उसके लिए काम ही सब कुछ था। कई फीमेल सेक्रेटरीज आईं और गईं, लेकिन कोई भी उसका दिल नहीं जीत पाई। एक दिन बॉनी और मैं आधी रात तक ओवरटाइम कर रहे थे। अचानक वह ऐसे गिर पड़ी जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। मैं घबराकर उसकी तरफ भागी और उसे होश में लाने के लिए फर्स्ट एड देने लगी। मैं बार बार उसका नाम पुकार रही थी। मेरी आंखों से निकला आंसू अभी ठुड्डी तक पहुंचा भी नहीं था कि 2 सेकंड बाद ही उसने आंखें खोल दीं। वह मुझे खाली नजरों से घूरने लगी और बोली, एमी फॉस्टर, एमी फॉस्टर। उसने सचमुच मेरा पूरा नाम लिया था। मैं हैरान होकर उसके और करीब झुकी। तभी चटाक, उसने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम और तुम्हारा ये बेवकूफ रोमांस। कॉर्बिन गिब्सन से शादी मत करना। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? कॉर्बिन गिब्सन का मुझसे क्या लेना देना? वह कोई साधारण अमीर आदमी नहीं था। उसकी फैमिली का अपना कॉर्पोरेट ग्रुप था। गिब्सन परिवार के पास बेहिसाब दौलत थी। यहाँ तक कि बॉनी, जो खुद एक अमीर परिवार से थी, शायद उस घर में शादी न कर पाती। उसने बताया कि उन 2 सेकंड्स के दौरान, जब वह बेहोश हुई थी, उसने फ्यूचर देखा। उस फ्यूचर में मैं कॉर्बिन गिब्सन से शादी करने वाली थी। और शादी के 7 साल बाद वह मुझसे डिवोर्स मांगने वाला था। बॉनी और मैं बचपन से सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए मुझे उसकी हर बात पर पूरा भरोसा था। मैंने तुरंत सबसे जरूरी सवाल पूछा, डिवोर्स के बाद मुझे कुछ पैसे तो मिलेंगे ना? बॉनी चिढ़ गई कि मैंने उसकी बात बीच में काट दी। उसने मेरी पेशानी पर उंगली से हल्की चोट मारते हुए कहा, 3 महीने बाद, जब तुम क्लाइंट्स को रिसीव कर रही होगी, तुम्हारा पैर फिसल जाएगा। तुम अपने सुपरवाइजर और उसके सुपरवाइजर को पार करती हुई सीधे कॉर्बिन गिब्सन की बाहों में गिरोगी। वो तुम्हें मूवी सीन की तरह एक झटके में संभाल लेगा। पूरे 1 मिनट तक तुम दोनों एक दूसरे को देखते रहोगे। फिर वो तुम्हें पीछे धकेल देगा और तुम अजीब तरीके से जमीन पर गिर जाओगी। लेकिन वहीं से तुम्हारी लव स्टोरी शुरू होगी। किसी तरह यह बात मिसेस गिब्सन के कानों तक पहुंच जाएगी। असल में कॉर्बिन को एक बीमारी थी। वह किसी भी महिला को छूता था तो उसे बहुत असहज महसूस होता था, जैसे उसे उल्टी आने वाली हो। लेकिन मैं उसकी एकमात्र एक्सेप्शन थी। मिसेस गिब्सन ने मेरा बर्थ चार्ट निकलवा कर एक एस्ट्रोलॉजर से सलाह ली। नतीजा यह निकला कि मैं अपने पति के लिए बहुत लकी साबित होंगी। इस तरह मैं लगभग गिब्सन परिवार की तयशुदा बहू बन गई। मिसेस गिब्सन ने बिना ज्यादा सोचे समझे मुझे कॉर्बिन की फियांसी बना दिया। कॉर्बिन ने न इसका विरोध किया और न ही इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था और मुझसे शायद ही कभी बात करता था। हफ्ते में एक बार वह मुझे गिब्सन मैंशन में डिनर के लिए ले जाता था
और हर फेस्टिवल या हॉलिडे पर उसकी सेक्रेटरी मेरी तरफ से गिफ्ट्स भिजवा देती थी। बस इतना ही। ऐसी परफेक्ट अरेंजमेंट को कौन मना करेगा, जिसमें पति होते हुए भी पति जैसा कोई झंझट ना हो। इसलिए एंगेजमेंट के 6 महीने बाद हमने शादी कर ली। और 7 साल बाद जब कॉर्बिन की बीमारी ठीक हो गई, उसने मुझसे डिवोर्स मांग लिया। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया। हाँ, जैसा उम्मीद थी। वैसे भी मैं उससे प्यार नहीं करती थी। कॉर्बिन और मैं पूरी तरह अलग दुनिया के लोग थे। उसे मर्सिडीज से उतरकर प्रीमियम वाग्यू बीफ खाना पसंद था। मुझे सड़क किनारे बैठकर चाट, पकोड़े और पोर्क नकल्स खाना पसंद था। मैं स्ट्रीट फूड खाते समय अपनी स्लीव्स चढ़ा लेती थी। वह टेलर्ड सूट पहनकर मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में जाता था। वैसे जब हमारा डिवोर्स हुआ तब क्या हमारे बच्चे भी थे? मैंने पूछा। बॉनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, 3 बच्चे थे, लेकिन डिवोर्स के बाद उनमें से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। वाह! मैंने लंबी सांस ली। मतलब मैं 3 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। कॉर्बिन और मैं 2 बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे। वह सोसाइटी का चमकता हुआ सितारा था, जिसे छूना भी मुश्किल था। और मेरे माता पिता का बहुत पहले निधन हो चुका था। मैं देखने में भी बिल्कुल साधारण थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बॉनी और उसकी माँ मिसेस ग्रे के पड़ोस में पली बढ़ी। मैं थोड़ी गोलमटोल थी, इसलिए जब से वे हमारे पड़ोस में आए थे, मुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। इससे पहले मैंने कॉर्बिन को सिर्फ कंपनी मीटिंग्स में दूर से देखा था। वह हमेशा लोगों से घिरा रहता था। उसने कभी मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। 7 साल की शादी के बाद भी कॉर्बिन कहता है कि वह मुझे पसंद नहीं करता। मुझे लगता है सच में उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। बॉनी ने मुझे गहरी नज़र से देखा। तुम सिंगल हो, इसलिए नहीं समझोगी। वह चाहे जितना कहे कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन 7 साल से तुम्हारे साथ सो रहा है। तुम उसके लिए अलग हो। मैंने तुरंत जवाब दिया, वह किसी दूसरी औरत को छू नहीं सकता, इसलिए वह मजबूरी में सिर्फ मेरे साथ काम चला रहा है। इन दिनों कंपनी में एक नई इंटर्न आई थी। सुपरवाइजर उसे खुद हमारे डिपार्टमेंट में लेकर आए और बोले, एमी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और वह इस समय एक प्रोजेक्ट संभाल रही है। तुम उससे सीख सकती हो। यही वह प्रोजेक्ट था जिसके कारण हाल ही में बॉनी और मेरी ओवरटाइम करते करते हालत खराब हो गई थी। अब यह अपने आखिरी स्टेज में था। साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी सिफारिश के सहारे यहाँ आई है ताकि हमारे किए हुए काम का क्रेडिट खुद ले सके। बॉनी का चेहरा उतर गया, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। उस फीमेल इंटर्न का नाम फ्लोरा बेनेट था। सुना था कि वह कॉर्बिन गिब्सन को पहले से जानती है। लोग कहते थे कि वे दोनों साथ बड़े हुए हैं और उनके नाम भी एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन बाद में फ्लोरा की फैमिली बर्बाद हो गई और कर्ज से बचने के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा। वह कुछ समय पहले ही वापस लौटी थी। मिसेस गिब्सन उसे बहुत पसंद करती थी और उसी की वजह से उसे कंपनी में नौकरी मिली थी। वह हमेशा साफ सुथरी सफेद ड्रेस पहनती थी। उसके बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक हर चीज बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। बॉनी ने आंखें घुमाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। और सच कहूँ तो मुझे भी उसके बारे में ज्यादा जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिससे बॉनी सबसे ज्यादा डर रही थी। हमारे डिपार्टमेंट को क्लाइंट से मिलने के लिए कॉर्बिन के साथ जाना था। बॉनी ने किसी पुलिस अधिकारी की तरह हम दोनों के हाथों में एक ही हैंडकफ लगा दी। अगर गिरेंगे तो साथ गिरेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम बड़ी बहू बन जाना और मैं तुम्हारी सौतन बन जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी भावुक होने ही वाली थी कि मेरी नज़र हमारे कोलीग्स पर पड़ गई। उन्होंने हमारी हैंडकफ देखी और उनकी आंखें मानो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थीं, ये क्या तमाशा चल रहा है? फिर उन्होंने चुपचाप हमारे बॉस का ध्यान हमारी तरफ जाने से रोक लिया। कॉर्बिन अभी तक नहीं आया था।
बड़े लोग अक्सर सबसे आखिर में आते हैं, लेकिन हम काफी देर तक इंतजार करते रहे और वह फिर भी नहीं आया। तभी उसकी सेक्रेटरी आई और बोली, एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मिस्टर गिब्सन नहीं आ पाएंगे। उनकी जगह दूसरे वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। मैंने चुपचाप बॉनी की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हूँ, क्या फ्यूचर में भी ऐसा ही हुआ था? बॉनी भी थोड़ी उलझी हुई लग रही थी। लेकिन जो भी हो, मुझे जोर से वॉशरूम जाना था। मैंने तुरंत हैंडकफ खोली और भागती हुई निकल गई। लेकिन मोड़ पर पहुंचते ही मुझे कोई दिखाई दिया। वह किसी यूरोपियन मॉडल जैसा दिख रहा था, बेहद हैंडसम और कुछ जाना पहचाना सा। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। जब मैं उसके पास से निकलने लगी, उसने मुझे आवाज देकर रोक लिया। एमी फॉस्टर, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि अब मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती? तभी मुझे याद आया, मैंने उसे पिछली एनुअल पार्टी में दूर से देखा था। यह कॉर्बिन गिब्सन था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरे सामने यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम जानबूझकर कई बार मुझसे मिलने से बचती रही हो। क्या इसलिए क्योंकि पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी तुम मुझसे नहीं टकराना चाहती थीं? लेकिन अफसोस, तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। लेकिन पिछली जिंदगी से उसका क्या मतलब था? बॉनी ने तो सिर्फ फ्यूचर देखा था, लेकिन कॉर्बिन को तो अपनी पिछली जिंदगी की यादें थीं। और मैं, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। खैर, हैंडसम लोगों की बात ही अलग होती है। उनकी अजीब और उलझी हुई बातें भी सुनने में अच्छी लगती हैं। अगर मेरे बच्चे ना होते या डिवोर्स के बाद मुझे खाली हाथ न लौटना पड़ता, तो 7 साल की शादी कोई बुरा सौदा नहीं थी। मेरी चुप्पी देखकर कॉर्बिन की आवाज और ठंडी हो गई। अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और उसकी तेज नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैंने एक अच्छे बच्चे की तरह शालीनता से जवाब दिया, गुड आफ्टरनून, मिस्टर गिब्सन। कॉर्बिन का गुस्सा और बढ़ गया। एमी, पति पत्नी रहने के बाद अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई हो, तो क्या हम कम से कम दोस्त भी नहीं रह सकते? उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर चाहता क्या है। बॉनी के अनुसार हमारा दोस्त बने रहना तो नामुमकिन था। आखिर डिवोर्स भी उसी ने मांगा था। मुझे तो सिर्फ वह टाउन हाउस मिला था जिसमें हम उस समय रह रहे थे। तभी बॉनी का फोन आ गया। वह मुझे तुरंत वापस बुला रही थी। मैंने जल्दी से कॉर्बिन से माफी मांगी और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। गेस्ट्स के आने के कुछ ही देर बाद कॉर्बिन अचानक वहां पहुंच गया। यहाँ तक कि उसकी सेक्रेटरी भी एक पल के लिए हैरान दिखाई दी। बॉनी लगातार एक अजीब और ठंडी मुस्कान लिए खड़ी थी। भीड़ के बीच से उसकी तीखी नजरें सीधे दूर खड़े कॉर्बिन पर टिकी हुई थीं। 5 मिनट्स बाद फ्लोरा भी वहां पहुंच गई। मुझे याद था कि आने से पहले मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। शायद कॉर्बिन के आने की खबर सुनकर उसने अपना फैसला बदल लिया था। वहां पहुंचते ही फ्लोरा बोली, मैं काम को और करीब से देखना चाहती हूँ, ताकि चीजों को जल्दी सीख सकूं और खुद को बेहतर बना सकूं। कॉर्बिन की नज़र उस पर पड़ी। वह नज़र बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी वह मुझ पर डालता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन और नरमी थी। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, फ्लोरा ने यूनिवर्सिटी बी से ग्रेजुएशन किया है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में से एक है। फ्लोरा ने विनम्रता से जवाब दिया, कोरी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनके पास तो यूनिवर्सिटी ए से डॉक्टरेट डिग्री है। कोरी, जिस अंदाज में उसने उसे पुकारा, वहां मौजूद लोगों के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। बॉनी ने अपनी आंखें इतनी जोर से ऊपर घुमाईं जैसे उस पर कोई ऊपरी साया चढ़ गया हो। कई मेल कोलीग्स के चेहरे ऐसे उतर गए जैसे कॉर्बिन न होता तो फ्लोरा पर चांस मारने की उनकी पूरी उम्मीद बाकी थी। फ्लोरा की आवाज साफ और सुरीली थी। उसकी चमकती आंखों में कॉर्बिन के लिए साफ साफ एडमिरेशन और रिस्पेक्ट दिखाई दे रहे थे।
दूसरी तरफ कॉर्बिन का चेहरा भी धीरे धीरे नरम पड़ता जा रहा था। कंपनी में लोग उसे हमेशा सख्त और ठंडे स्वभाव वाले इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन इस समय वह बिल्कुल अलग लग रहा था। तभी बॉनी बुदबुदाई, क्या ढोंगी कपल है। अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौन थी? क्या कॉर्बिन से मेरे डिवोर्स की वजह फ्लोरा थी? मेरा शक तब और गहरा हो गया जब कॉर्बिन ने रास्ते में मुझे रोक लिया। उसने कहा, एमी, तुमने मेरी वजह से फ्लोरा को कोई परेशानी तो नहीं दी? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि हमारे बीच जो भी है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, बॉनी ने मुझे खींचकर अपने पीछे कर लिया। उसकी एक्टिंग एकदम शानदार थी। उसके चेहरे पर 3% कन्फ्यूजन, 3% गुस्सा, 3% मुझे बचाने की भावना और 1% इस बात की खुशी थी कि उसे इतना बेवकूफ इंसान देखने को मिल रहा है। उसने ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर गिब्सन, एमी को आप जैसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझना बंद कीजिए। कॉर्बिन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने अनजाने में मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं बस उसे खाली नजरों से घूरती रही। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे वह थोड़ा निराश हो गया हो। मुझे माफ कर दो। शायद यह बात करने का सही समय नहीं था। स्पष्ट था कि उसे बॉनी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए उसने उसकी बात को लगभग इग्नोर ही कर दिया। तभी फ्लोरा उसे ढूंढते हुए वहां आ गई। कोरी, मैं आपके लिए पानी लाई हूं। मुझे और बॉनी को वहां से निकलने का बढ़िया मौका मिल गया, लेकिन जैसे ही हम कॉर्बिन के पास से गुजरे, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। एमी, तुम गलत समझ रही हो। मैं झटके से लगभग 3 फीट पीछे कूद गई, ऐसे जैसे किसी गंदी चीज को छूने से बच रही हूं। कॉर्बिन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। क्या तुम्हें मेरा छूना इतना बुरा लगता है? असल में वह गलत समझ रहा था। मैं उसके साथ थोड़ी असहज जरूर थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पुरुषों के आसपास रहने की आदत नहीं थी। फिर भी मैंने पूरे विश्वास के साथ सिर हिलाकर हाँ कह दिया। कॉर्बिन ने दांत भींचते हुए कहा, तो फिर 7 साल तक मेरे साथ एक ही बेड शेयर करना तुम्हारे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं रहा होगा। उसकी बात पूरी होते ही चटाक, बॉनी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। गुस्से में कांपती आवाज में वह चिल्लाई, मिस्टर गिब्सन, यह वर्क प्लेस हैरेसमेंट है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कॉर्बिन का सिर एक तरफ झटक गया। साफ दिखाई दे रहा था कि बॉनी ने उस थप्पड़ में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फ्लोरा चीख पड़ी, ये क्या बदतमीजी है, पागल औरत। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। लेकिन अभी भी शॉक में खड़े कॉर्बिन ने तुरंत कहा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही फ्लोरा का चेहरा उतर गया और बॉनी पूरी शान के साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से खींच ले गई। इस ड्रामे के बाद कॉर्बिन को शायद यह यकीन हो गया कि मेरा कोई पिछला जन्म या रीबर्थ जैसा कुछ नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में वह अक्सर हमारे ऑफिस एरिया के आसपास दिखाई देने लगा। एक दिन उसकी सेक्रेटरी अकेले में मुझसे मिलने आई और बोली, बॉस आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उस दिन उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। माफी के तौर पर उन्होंने एक हर्म्स बैग भेजा था। वह भी कोई साधारण बैग नहीं, बल्कि ऐसा मॉडल जिसके लिए लाखों की एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी पड़ती है। मैंने मन ही मन सोचा, पूरी कैपिटलिस्ट सोच है, क्या पता सेकंड हैंड ही खरीदा हो। खैर, जो भी हो, कॉर्बिन दिल का खुला इंसान था। तभी बॉनी बोली, घटिया आदमी, पिछली जिंदगी में उसने तुम्हें कभी अपने हाथों से कोई गिफ्ट नहीं दिया था। हमेशा सेक्रेटरी के जरिए ही भेजता था। वह कहता था कि तुम गिब्सन फैमिली की बहू हो और तुम्हारे पास अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीदने के लिए स्टाफ है, तो उसे गिफ्ट देने की क्या जरूरत है। और फिर खुद जाकर फ्लोरा के लिए 30 मिलियन पाउंड्स का पिंक डायमंड नेकलेस खरीद लाया। अब यहाँ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। मैंने वह बैग एक लक्जरी रीसेल शॉप में बेच दिया।
उससे मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस काफी बढ़ गया। कुछ दिनों बाद कॉर्बिन ने ऑफिस मैसेंजर के जरिए एक मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की। वह आमने सामने माफी मांगना चाहता था। जाहिर है मैंने मना कर दिया। बॉनी ने भीड़ का फायदा उठाकर सीधे कॉर्बिन से कह दिया, मिस्टर गिब्सन, हमने आपका गिफ्ट रख लिया है। अब फेस टू फेस अपॉलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। कॉर्बिन का चेहरा अजीब सा हो गया। वह हमेशा से एक घमंडी इंसान रहा था। शायद उसका सामना पहले कभी ऐसे लोगों से नहीं हुआ था जिन्हें सोशल एटिकेट या फॉर्मेलिटीज की ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कॉर्बिन हार मानने वालों में से नहीं था। वह शायद ये पक्का करना चाहता था कि क्या सचमुच मुझे पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं है। मेरा एड्रेस उसके पास था, इसलिए एक दिन वह सीधे मेरे फ्लैट पर आ पहुंचा। जब वह आया, बॉनी सोफा पर बैठी वीडियो गेम खेल रही थी। दरवाजे के बाहर खड़े होकर कॉर्बिन ने कहा, एमी, मैं सच में दिल से माफी मांगना चाहता हूँ और मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। मैंने पहले से रिजर्वेशन भी कर रखी है। बॉनी ने अंदर से ही जोर से जवाब दिया, मिस्टर गिब्सन, सच तो ये है कि एमी को अब किसी और में इंटरेस्ट है। वह आपके साथ डिनर पर नहीं जाना चाहती। अब आप मूव ऑन कर लीजिए। कॉर्बिन की आवाज अचानक बंद हो गई। कॉरिडोर में कुछ देर तक पूरी खामोशी छाई रही। जाने से पहले उसने धीरे से कहा, एमी, तुम्हें ऐसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो तो सीधे कह सकती हो। मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अगर बात सही होगी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उस दिन के बाद कॉर्बिन फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बॉनी को अब भी मेरी चिंता लगी रहती थी। उसने मेरा नाम पूरे 10 डेटिंग एजेंसीज में रजिस्टर करवा दिया। इसी दौरान ऑफिस में कॉर्बिन और फ्लोरा को लेकर तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कई कोलीग्स ने फ्लोरा को कॉर्बिन के कैबिन में जाते हुए देखा था। किसी ने तो उसे पार्किंग लॉट में कॉर्बिन की रोल्स रॉयस कलिनन में बैठते हुए भी देखा था। जहां तक मेरी बात थी, मैं कई ब्लाइंड डेट्स पर गई, लेकिन सभी पूरी तरह फ्लॉप रहीं। बॉनी हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे रिजेक्ट होने की वजह भी साफ थीं। जितने लड़के मुझसे मिले, उनमें से ज्यादातर बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे, और जो थोड़े बहुत नॉर्मल थे, उनके साथ मेरी वेवलेंथ मैच नहीं हुई। कई दिनों तक दिमाग लगाने के बाद बॉनी मुझे लोकल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ले गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से करवाना चाहती हूँ। उसका नाम थियो ह्यूग्स है। बॉनी के अनुसार मेरी थियो से मुलाकात आज से 8 साल बाद होने वाली थी। उसने बताया कि डिवोर्स के बाद जब मैं अकेली रह रही होंगी, तब थियो इत्तेफाक से मेरे पड़ोस वाले घर में रहने आएगा और फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। बॉनी ने आगे कहा, उस समय तक मैं और मेरा हस्बैंड विदेश शिफ्ट हो चुके होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे और थियो के रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। वैसे वह भी एक अमीर और थोड़ा प्लेबॉय टाइप लड़का है। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो थोड़ा टाइम पास कर लेना। मैंने बस बेमन से कहा, ओह, सच कहूँ तो ये पूरी कहानी मुझे काफी अजीब और संदिग्ध लग रही थी। मुझ जैसी सीधी सादी लड़की के लिए यह सब बहुत ज्यादा था। लेकिन जब मैंने बास्केटबॉल कोर्ट पर थियो ह्यूग्स को देखा तो मेरी नजरें उस पर टिक गईं। वह लगभग 6 फीट 3 इंचेस लंबा था। उसकी मस्कुलर बॉडी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। जब उसने बास्केटबॉल नेट की तरफ जंप किया तो उसकी टी शर्ट के नीचे से उसके 6 पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। गेम खत्म हो गया है, जल्दी जाओ और उसे पानी दो, बॉनी ने पीछे से मुझे धक्का देते हुए कहा। मैं पूरी तरह तैयार नहीं थी, इसलिए जो मुंह में आया वही बोल दिया। हाँ, हाय, ये लो पानी। थियो ने मुझे देखा तो पहले थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसके सफेद चमकते दांत दिखाई देने लगे।
उसने पानी का एक घूंट लिया और बोला, थैंक्स, लेकिन यह मेरा पानी नहीं है। शर्म के मारे मेरे पैर की उंगलियां तक सिकुड़ गईं। मुझे समझ ही नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। माहौल अचानक थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। थियो ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन अब जब मैंने इसमें से पी ही लिया है तो इसके पैसे चुकाने के लिए मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। क्या? मतलब 20 रुपए की पानी की बोतल के लिए इतना हिसाब किताब? क्या यह मुझे इतना छोटा समझ रहा है? तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, बचो। एक बास्केटबॉल तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। थियो ने झटके से मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मैं सीधे उसकी चेस्ट मसल से जा टकराई। वह पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था और पसीने की बूंदें उसकी शार्प जॉलाइन से नीचे गिर रही थीं। मैं चाहकर भी खुद को उसकी वेस्ट के अंदर से झलकते मजबूत पेक्स और परफेक्ट एब्स को देखने से नहीं रोक पाई। यह सचमुच बहुत एम्बैरेसिंग था। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं पूरी तरह घबरा गई। थियो ने नीचे मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। थियो ह्यूग्स ने शरारती अंदाज में भौहें सिकोड़ते हुए कहा, देखो, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम्हारा पानी पी लेना कोई गुनाह तो नहीं है ना? मैंने फिर सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अब मेरे पास तुम्हें व्हाट्सएप पर ऐड करने का क्या बहाना बचा है? मैं वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। थियो एक शरारती पपी की तरह मुस्कुरा रहा था। वह बातों में लोगों को फंसाने में माहिर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बॉनी ने बताया था। एक अमीर और फ्लर्ट करने वाला लड़का। लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपना क्यूआर कोड खोल लिया और कहा, किसी बहाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यह चांस देती हूँ। जैसे ही मैं मुड़ी, मैंने देखा कि दूर खड़ा कॉर्बिन मुझे बेहद ठंडी नजरों से घूर रहा था। कॉर्बिन का नजरिया। कॉर्बिन को जिंदगी में दूसरा मौका मिला था। वह अपनी पिछली जिंदगी में एमी से डिवोर्स के 5 साल बाद वाले समय से सीधे पास्ट में लौट आया था। जब उसे पिछली जिंदगी में एमी की दूसरी शादी की खबर मिली थी, तो वह तुरंत अपने प्राइवेट जेट की तरफ भागा था। लेकिन प्लेन में चढ़ने से पहले ही वह कोलैप्स हो गया। उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया था। शायद किस्मत ने उस पर दया की थी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह खुद को 26 साल की उम्र में पाया। एमी से अपनी पहली मुलाकात से ठीक 1 महीने पहले उसे अपनी पिछली जिंदगी की हर बात याद थी। उसने ही एमी से डिवोर्स मांगा था और एमी ने बिना किसी ड्रामे के उसे डिवोर्स दे भी दिया था। उस समय कॉर्बिन को बड़ी राहत महसूस हुई थी। डिवोर्स के अगले दिन वह हमेशा की तरह अपनी माँ के घर डिनर पर गया था, लेकिन उसकी माँ ने उससे मिलने से साफ मना कर दिया। वह बहुत गुस्से में थीं। वे एमी को अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करने लगी थीं। लेकिन कॉर्बिन क्या कर सकता था? उसके दिल में एमी के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थीं। 7 साल की शादी के बाद भी नहीं। उधर फ्लोरा उसके ऑफिस में उसके लिए लंच लेकर आई थी। आज वह रोज से कुछ ज्यादा ही प्यार जता रही थी। उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट था और उसकी आंखों में हल्का सा फ्लर्ट करने वाला अंदाज था। वह खूबसूरत लड़की बड़े प्यार से खाना सजा रही थी। कॉर्बिन एक पल के लिए उसे देखता रह गया, लेकिन आज उसकी कई मीटिंग्स थीं और एक बिजनेस लंच भी शेड्यूल था, इसलिए उसके पास घर के बने खाने के लिए समय नहीं था। फ्लोरा के साथ उसका रिश्ता हमेशा साफ सुथरा रहा था। जब उसने एमी से डिवोर्स मांगा था, तब भी उसने यही कहा था, हम सिर्फ दोस्त हैं, हम बचपन के साथी हैं, हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं है। डिवोर्स के बाद एमी की बेस्ट फ्रेंड बॉनी ने विदेश से फोन करके उसे और फ्लोरा दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह कैंसर की लास्ट स्टेज में है। डिवोर्स के 2 महीने बाद एमी ने जॉब छोड़ दी थी। फिर वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गई। शुरुआत में कॉर्बिन को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन जब उसे पानी चाहिए था,
तो उसके मुंह से अनजाने में निकल गया, एमी। उस विशाल और खाली मैंशन में सिर्फ सन्नाटा गूंज रहा था। यहाँ तक कि हाउसकीपर ने भी कोई जवाब नहीं दिया। डिवोर्स के 2 साल बाद एमी की यादें उसे बार बार सताने लगीं। शायद वे 7 साल उसकी सोच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वह एमी को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा था, लेकिन डिवोर्स के समय उसकी कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। इसलिए उसने एलिमोनी के नाम पर एमी को बहुत कम दिया था। सिर्फ वह टाउन हाउस जिसमें वे रह रहे थे। टेबल पर रखा खाना बहुत कम मसालेदार था। यह कॉर्बिन की पसंद थी, एमी की नहीं। सिर्फ खाने की पसंद ही नहीं, बल्कि ऐसी हजारों बातें थीं जिनमें वह और एमी बिल्कुल अलग थे। उनका कोई मेल नहीं था। अपने कैबिन में बैठा कॉर्बिन लंच देख रहा था। तभी उसने अपनी सेक्रेटरी से पूछा, खाने में कुछ स्पाइसी क्यों नहीं है? एमी को ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। यह सोचते ही वह खुद चौंक गया। वह आखिर क्या सोच रहा था? तभी सेक्रेटरी ने आकर बताया, मिस बेनेट आई हैं। कॉर्बिन ने बिना सोचे समझे पूछ लिया, अब उसे क्या चाहिए? सेक्रेटरी थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि पहले फ्लोरा बिना किसी रोकटोक के कॉर्बिन के कैबिन में आती जाती थी। उसे कभी किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती थी। सेक्रेटरी ने हड़बड़ाकर कहा, मैं मिस बेनेट से पूछ कर आती हूँ। कॉर्बिन ने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा, रहने दो, उसे जाने के लिए कहो। मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता। फ्लोरा आजकल बहुत ज्यादा ऑफिस आने लगी थी, और उसके आने की कोई खास वजह भी नहीं होती थी। कभी वह बचपन की बातें याद करने लगती, कभी ये पूछने लगती कि कॉर्बिन ने ठीक से खाना खाया या नहीं, और कभी ये चिंता जताती कि उसे ठंड तो नहीं लग रही। वह गोरी, खूबसूरत और बेहद शालीन थी। अगर उसे दोबारा शादी करनी ही थी, तो किसी ऐसी लड़की से करनी चाहिए थी, एमी जैसी लड़की से नहीं। डिवोर्स मांगने से पहले भी कॉर्बिन यही सोचता था, और आज भी वह यही सोच रहा था। शाम को ब्रेक रूम के पास से गुजरते हुए उसके कानों में कुछ गॉसिप पड़ी। मार्केटिंग डायरेक्टर ने अपने डिवोर्स के ठीक 1 हफ्ते बाद अपने से 8 साल छोटे एक हैंडसम लड़के से दोबारा शादी कर ली थी। कॉर्बिन के कदम वहीं रुक गए। कोई औरत डिवोर्स के इतनी जल्दी बाद दूसरी शादी कैसे कर सकती है? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एमी भी किसी और से शादी कर सकती है। उसी शाम वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने किसी से एमी के बारे में पता लगाने को कहा। खबर बहुत जल्दी आ गई। एमी अब इस शहर में नहीं थी। सर, मिस फॉस्टर की फ्रेंड बॉनी ग्रे का विदेश में अचानक देहांत हो गया। मिस फॉस्टर उसी रात देश छोड़कर चली गईं। उनके पड़ोसियों का कहना है कि मिस फॉस्टर का वापस आने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने वह मैंशन भी बेच दिया है, और वह अकेली नहीं गई थी। कॉर्बिन ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट वहीं मसल दी। वह कभी वापस नहीं आने वाली थी। उस रात वह सुबह होने तक बस बैठा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एमी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, इतनी कठोर कि उसने अपने 3 बेटों को भी छोड़ दिया और किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई। वह चाहे उससे नफरत करती हो, लेकिन माँ तो उन्हीं बच्चों की थी। उसे इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। बिना माँ के प्यार और अधूरे फैमिली एनवायरनमेंट में बड़े होने से बच्चों की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ता है। लेकिन शुक्र था कि यह सब उसकी पिछली जिंदगी की बातें थीं। इस बार उसने शुरू से ही अपनी भावनाओं और उलझनों पर काबू पा लिया था। पिछली बार जब फ्लोरा ने उसे पानी दिया था और गलती से उसका हाथ छू गया था, तब उसे थोड़ी बेचैनी हुई थी। लेकिन इस बार वैसी कोई गंभीर रिएक्शन नहीं हुई। इस बार वह एमी का समय बर्बाद नहीं करेगा। वह एक नॉर्मल मैरिड लाइफ और फैमिली बना सकता है, और एमी उससे नफरत भी नहीं करेगी। उसे पूरा यकीन था कि एमी को भी यह दूसरा मौका मिला है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह जानबूझकर उससे मिलने से क्यों बचती? बेशक वह खुद भी उससे बच रहा था, लेकिन पिछली जिंदगी के उस इमोशनल कनेक्शन को देखते हुए भले ही वे पति पत्नी न बन सकें, पर दोस्त तो बन सकते थे।
ठीक वैसे ही जैसे वो और फ्लोरा थे। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी जिंदगी में एमी जैसा कोई नहीं था। एमी के साथ दोस्ती का अनुभव शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर वह बार बार उसे ढूंढने के बहाने क्यों तलाश रहा था। वह उसके बारे में इतना सोच रहा था कि पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, वह एमी को ढूंढने जाएगा। इधर मेरे गालों की शर्म से आई लाली अभी तक नहीं उतरी थी। जब कॉर्बिन ने थियो को देखा तो उसका गुस्सा अचानक भड़क उठा। उसकी आवाज में अजीब सी कड़वाहट और जलन थी। पिछली जिंदगी में जब मैंने तुमसे डिवोर्स मांगा था तो तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चली गई थी। क्या तुम पहले से ही इसके साथ थीं? कॉर्बिन की आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे उसे कोई बहुत गहरा सदमा लगा हो। लेकिन बॉनी तो मुझे सब कुछ पहले ही बता चुकी थी। वह खुद किसी और के प्यार में था और डिवोर्स भी उसी ने मांगा था। कॉर्बिन ने मुझसे कभी प्यार की वजह से शादी नहीं की थी। हमारी शादी के शुरुआती 2 सालों में जब भी हम करीब आते थे, उसका चेहरा ऐसा हो जाता था जैसे उस पर कोई जबरदस्ती की जा रही हो। वह अपनी आंखें ऐसे बंद कर लेता था जैसे किसी बहुत बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो रहा हो। बाद में शायद उसे इसकी आदत पड़ गई थी, या फिर उसका टेस्ट बदल गया था। जो भी हो, आखिरकार हमारे 3 बेटे हुए। इन सबके बीच कॉर्बिन को रिश्तों की बाउंड्रीज का कोई अंदाजा नहीं था। जब मैंने पहली बार कॉर्बिन और फ्लोरा को अकेले डिनर करते देखा था, तभी मुझे समझ आ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। फ्लोरा ने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे मिसेस गिब्सन कहकर संबोधित किया और अगले ही पल अपने फोक से खाना उठाकर कॉर्बिन के मुंह की तरफ बढ़ाने लगी। मैं बस उन्हें देखती रह गई। वे दोनों आखिर अपने रिश्ते को किस तरह देखते थे? क्या यह सचमुच सिर्फ फ्रेंडशिप थी? कॉर्बिन ने मुझे कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और अजीब बात यह थी कि ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर न जाने कितनी बार। कभी किसी आर्ट एग्जिबिट में, कभी किसी ऑक्शन में। हमेशा ऐसी हाई प्रोफाइल जगहों पर वे दोनों साथ दिखाई देते थे। जब कॉर्बिन ने मुझसे डिवोर्स मांगा तो वह खुद को पूरी तरह सही साबित करने पर तुला हुआ था। उसने कहा था, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, फ्लोरा ने भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, हम दोनों निर्दोष हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। कई सालों की थेरेपी और मेरे साथ रहने के बाद उसकी टच रिलेटेड कंडीशन काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, इसलिए अब वह मुझे डिवोर्स दे सकता था। यहाँ तक कि मेरे 3 बेटों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। वे फ्लोरा को ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा उनके लिए महंगे गिफ्ट्स लेकर आती थी। इसलिए मैंने बिना किसी ड्रामे के डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। जिस दिन मैं गिब्सन मैंशन छोड़कर बाहर निकली, मुझे विदा करने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था। बॉनी के मुंह से ये पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग्स उठ रही थीं। अब जब कॉर्बिन मुझसे कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था, मैं तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। ये सब बहुत डरावना था। मुझे 3 बच्चों की मां नहीं बनना था। मैं अभी कुछ ही कदम भागी थी कि अचानक मेरे बगल में कोई आकर खड़ा हो गया। वह थियो था। बॉनी मुझे पहले बास्केटबॉल कोर्ट पर धक्का देकर खुद न जाने कहाँ गायब हो गई थी। थियो अपने लंबे लंबे कदमों से बिना किसी एफर्ट के मेरे साथ दौड़ रहा था। फिर उसने बड़े कैजुअल अंदाज में पूछा, एमी, क्या वह तुम्हारा एक्स हस्बैंड था? एक तरह से देखा जाए तो हाँ, पिछली जिंदगी का एक्स हस्बैंड। जब उसने देखा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी नजरों का मतलब बदल गया। अचानक उसने मुझे उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया। इस तरह हम ज्यादा तेजी से भाग पाएंगे। मैंने पीछे मुड़कर कॉर्बिन की तरफ देखा। वह वहीं अकेला खड़ा हमें देख रहा था, बिल्कुल किसी छोड़े हुए स्ट्रे डॉग की तरह। आखिरकार हमें बॉनी एक आर्ट स्टूडियो के बाहर मिल गई। वह बड़े मजे से लिव ड्राइंग मॉडल्स को देख रही थी। बॉनी मुझे थियो के साथ देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। उसने सीधे थियो से पूछा, क्यों भाई,
हमारी एमी को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया क्या? मैं मन ही मन सोच रही थी, ये क्या बकवास कर रही है। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट, थियो का सांवला चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ सेकंड तक बॉनी को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ। बॉनी ने बड़े अप्रूवल वाले अंदाज में सिर हिलाया। फिर वहीं खड़े खड़े उसका पूरा बैकग्राउंड चेक शुरू कर दिया। उसने पक्का किया कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो, उसकी कोई फियांसी न हो, कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट न हो, कोई अधूरी लव स्टोरी न हो। यहाँ तक कि उसने उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर लिया। मैं तो पूरी तरह शॉक थी। भाई, यह उन दोनों की पहली मुलाकात थी। जब बॉनी को सारे जवाब बिल्कुल परफेक्ट मिले तो उसने बड़े ठाठ से हाथ हिलाते हुए घोषणा कर दी, ठीक है, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तुम एमी को डेट करने की कोशिश कर सकते हो। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाती, थियो ने राहत की लंबी सांस ली। थैंक यू सो मच। थियो के जाने के बाद मैंने तुरंत बॉनी के सामने विरोध दर्ज कराया। अरे, मैं उसे इतना भी पसंद नहीं करती। बॉनी ने मेरे गाल खींचे और आंखें घुमाते हुए कहा, डार्लिंग, मैं तुम्हें एक खुली किताब की तरह पढ़ सकती हूँ। तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मुझसे यह मत कहना कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगा था कि कॉर्बिन, जो हमेशा इतना घमंडी दिखाई देता था, 2-4 बार रिजेक्ट होने के बाद मेरा पीछा छोड़ देगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वह तो जैसे मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। उधर रीबर्थ के बाद बॉनी अचानक बहुत बिजी हो गई थी। वह लगातार अलग अलग जगहों पर पैसे इन्वेस्ट कर रही थी। देखते ही देखते वह इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जैसी बन गई थी। इस वजह से वह अक्सर ऑफिस से छुट्टियां भी लेने लगी थी। जहां तक बॉनी की लव लाइफ का सवाल था, उसके अनुसार पिछली जिंदगी में उसने हमारे हाई स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के से शादी की थी। वह एक गरीब फैमिली से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। बॉनी ने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। बाद में उसने अपने बिजनेस में जबरदस्त सफलता हासिल की। हालांकि उस बिजनेस की शुरुआती फंडिंग बॉनी ने ही की थी। बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी एक स्कूल रियूनियन के दौरान उसने बॉनी को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने की कोशिश की। मैं एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी। वह लड़का सचमुच बहुत हैंडसम और वेल मैनर्ड था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार बॉनी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओह, मेरे फोन की बैटरी डेड है। बॉनी ने बेहद घिसापिटा बहाना बनाया। वह लड़का भी समझ गया कि यह सिर्फ उसे टालने का तरीका है। रिजेक्ट होने के बाद उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अगले पूरे हफ्ते उसने कई बार इत्तेफाक से मिलने के मौके बनाए, लेकिन बॉनी हर बार उसके साथ बेहद कोल्ड रही। मैंने बॉनी से पूछा, क्या पिछली जिंदगी में उसने तुम्हारे साथ कोई धोखा किया था? हैरानी की बात थी कि बॉनी ने सिर हिलाकर नहीं कहा, नहीं, उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। वह इमोशनली हमेशा मेरा साथ देता था। यहाँ तक कि अपने स्ट्रगल वाले दिनों में भी वह मुझे ऑफिस छोड़ने और लेने आता था। बाद में जब पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तब उसकी मां बहुत नाराज हुई थी। लेकिन उसने मुझे डिवोर्स नहीं दिया। बॉनी कुछ पल चुप रही, फिर फीकी मुस्कान के साथ बोली, बात बस इतनी है कि जब मुझे कैंसर हुआ तो उसने मुझे ट्रीटमेंट के लिए विदेश भेज दिया और पीछे से अपनी मिस्ट्रेस को हमारे घर में शिफ्ट कर दिया। फिर उसने कंधे उचकाए। वैसे सच कहूं तो मेरा कोई घाटा नहीं हुआ। मैंने उसके इतने पैसे खर्च किए जितने मैंने शुरू में उस पर इन्वेस्ट भी नहीं किए थे, और उसने मेरे ट्रीटमेंट का पूरा खर्च भी उठाया। लेकिन मैं बॉनी की तरह इस बात को इतनी आसानी से नहीं ले पा रही थी। मेरे दिमाग में तो बस एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, कैंसर। बचपन से ही बॉनी और मिसेस ग्रे ने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। हम दोनों के ही पिता किसी दूसरी औरत के साथ घर छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ भी कुछ साल बाद कहीं गायब हो गई।
और मेरी दादी महीने में बस एक बार ये देखने आती थी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ या नहीं। अगर मिसेस ग्रे और बॉनी न होती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। बॉनी ने कहा, अरे तुम रो क्यों रही हो? यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। और तुम्हें पता है बाद में मैंने किससे शादी की? तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम बहुत जल्दी मर गई थी। इतना कहते कहते बॉनी अचानक चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं रेगुलर चेकअप करवाती हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। ये शब्द दोबारा मत बोलना। मैंने आंसू भरी शिकायत भरी नजरों से उसे देखा। बॉनी ने मुझे मनाने की कोशिश की। आखिरकार मेरा मूड ठीक करने के लिए वह मुझे मेल डांसर्स का शो दिखाने ले गई। अब इसका रोने से क्या कनेक्शन था, यह तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं भी उसके साथ चल दी। शो खत्म होने के बाद 6 पैक एब्स वाला एक डांसर मेरे बगल में आकर बैठ गया। वह अपनी ड्रिंक मेरे साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन शर्म के कारण मैंने तुरंत मना कर दिया। तभी बॉनी ने बड़े ठाट से घोषणा की, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, पार्टी मेरी तरफ से। इसलिए जब हम क्लब से बाहर निकले तो वे दोनों मेल डांसर्स भी हमारे साथ साथ बाहर आ गए। पार्किंग लॉट में जैसे ही मैं मुड़ी, सामने अचानक कॉर्बिन खड़ा था। कॉर्बिन अपनी रोल्स रॉयस कलिनन के पास एकदम परफेक्ट सूट पहने खड़ा था। एक पल के लिए वह थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दिया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, एमी, क्या तुम यह जानकर यहाँ मेरा पीछा करते हुए आई हो कि मेरी यहाँ डिनर मीटिंग थी? क्या तुम मुझे जेलस फील कराने की कोशिश कर रही हो? मैंने आंखें घुमाईं। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। सामने से हटो। वह मुझे ऐसे देखने लगा जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं बस नखरे कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे सबके सामने एम्बैरस किया था। बॉनी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कॉर्बिन की तरफ देखा। मिस्टर गिब्सन, यह आपकी कंपनी नहीं है। हमारे कुछ और प्लान्स हैं, इसलिए अब हम निकल रहे हैं। तभी उन मेल डांसर्स में से एक आगे बढ़ा और मेरी कमर पर हाथ रखने की कोशिश की। मैंने एक सेकंड सोचा, फिर कॉर्बिन को चिढ़ाने के लिए उसे मना नहीं किया। कुछ कदम चलने के बाद मैंने देखा कि कॉर्बिन के चेहरे पर अभी भी वही सब कुछ जानने वाला घमंडी एक्सप्रेशन था। उसे देखकर अचानक मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि इसे जिंदगी में दूसरा मौका मिल गया? क्या इसका रीबर्थ सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए हुआ है? जितना मैं इस बारे में सोचती गई, उतना ही मेरा खून खौलता गया। आखिरकार मैंने कॉर्बिन को शॉक देते हुए सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मार दिया। कॉर्बिन ने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया था, और इस जिंदगी में पहली बार किसी औरत का हाथ उसे लगा था, वह भी मेरा पंच। वह अविश्वास भरी नजरों से मुझे घूरने लगा। एमी, तुम मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती हो? मेरा दूसरा पंच ही उसका जवाब था। बॉनी ने अभी अभी मेरा मूड शांत कराया था, लेकिन दबे हुए सारे इमोशंस अचानक प्रेशर कुकर की तरह फट पड़े। मैं कॉर्बिन के ऊपर चढ़ गई और लगातार उस पर पंचेस बरसाने लगी। कुछ ही देर में उसकी बोलती बंद हो गई। उसकी सेक्रेटरी को बॉनी और उन दोनों मेल डांसर्स ने रोक रखा था। आखिरकार सेक्रेटरी ने किसी तरह मुझे पीछे खींच लिया। बस कीजिए, मिस्टर गिब्सन का ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं उठी और उसे वहीं जमीन पर पड़ा छोड़कर आगे बढ़ गई। सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी बुला ली। वे मुझे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन कॉर्बिन ने तुरंत हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। एमी, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, तो इसका मतलब है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। यह नफरत उसी प्यार से पैदा हुई है। मैं पीछे मुड़ी और उसे एक जोरदार किक मार दी। मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, समझे? लेकिन कॉर्बिन फिर भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसने मेरी जिद पकड़ ली है। बॉनी ने उसे ध्यान से देखा, फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, लगता है पिछली जिंदगी में मैं आपको ठीक से सीधे रास्ते पर नहीं ला पाई थी, मिस्टर गिब्सन।
कॉर्बिन एकदम फ्रीज हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह तेज दिमाग वाला था। उसे तुरंत समझ आ गया, रीबर्थ बॉनी का हुआ था, मेरा नहीं। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि मैं वह मिसेस गिब्सन नहीं हूँ जिसने उसके साथ 7 साल बिताए थे। नहीं, मैं वह एमी फॉस्टर हूँ जिसने उसके 3 बच्चों को जन्म दिया था। हम दोनों तो बस अजनबी थे। उसकी हरकतें मुझे सिर्फ घिन और असहजता महसूस करा रही थीं। जब बॉनी और मैं वहां से काफी दूर निकल गए, तब भी कॉर्बिन वहीं खड़ा मुझे जाता हुआ देख रहा था। उस रात शायद इसलिए कि मैंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। घर पहुंचने के बाद मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आया। सपने में मेरी शादी हो रही थी। हालांकि अमीर लोगों के हिसाब से वह शादी काफी सिंपल थी, लेकिन आम लोगों के लिए वह बहुत ग्रैंड थी। इतनी बड़ी कि मेरे मम्मी पापा भी बिना बुलाए वहां पहुंच गए थे। कॉर्बिन हैंडसम भी था और अमीर भी, इसलिए मेरी कई क्लासमेट्स मुझसे जल रही थीं। यहाँ तक कि बॉनी ने भी कहा था कि मेरी बहुत अच्छी जगह शादी हो रही है। मैं कॉर्बिन से कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह अच्छा दिखता था और पैसे वाला भी था, इसलिए शादी के लिए एक सही चॉइस था। लड़कियों के दिल में हैंडसम लड़कों को लेकर कुछ फैंटेसीज तो होती ही हैं। कहीं ऐसा हो जाए कि वह भी मुझसे प्यार करने लगे, बिल्कुल किसी प्रिंस और सिंड्रेला वाली फेरी टेल की तरह। वैसे भी जब से बॉनी स्कूल के उस हैंडसम लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई थी, वह मेरे साथ बहुत कम समय बिताती थी। इसलिए मैंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, और शादी के लिए हाँ कर दी। उस दिन कॉर्बिन काफी उखड़ा उखड़ा और लापरवाह लग रहा था, यहाँ तक कि वह शादी में लेट पहुंचते पहुंचते बचा। असल में शाम को उसका प्लान ऑफिस में रुककर ओवरटाइम करने का था, लेकिन उसकी माँ ने फोन पर उसे इतनी डांट लगाई कि उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। वह हमारी वेडिंग नाइट वाले कमरे में आया और बेड के सामने खड़ा हो गया। फिर मुझे ठंडी नजरों से देखते हुए बोला, तुमने मेरी माँ को बीच में लाकर अपना काम तो निकलवा लिया। मैंने उसे सिर से पैर तक गौर से देखा। दिखने में तो वह सचमुच बहुत अच्छा था, बस थोड़ा दुबला पतला और पीला सा लगता था, और दिमाग से भी थोड़ा अजीब लग रहा था। कॉर्बिन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें फ्यूचर में मिसेस गिब्सन होने का सम्मान दे रहा हूँ, लेकिन मुझसे किसी और चीज की उम्मीद मत रखना। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। मैंने मन ही मन सोचा, इसका दिमाग खराब है क्या? अगर उसकी इतनी ही मर्जी नहीं थी तो अपनी माँ के सामने साफ मना क्यों नहीं कर दिया? मैंने आंखें घुमाईं और सीधे सोने चली गई। कॉर्बिन, जो बेड के पास खड़ा था, एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर वह भी बेड पर आकर लेट गया। उसने मेरी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, आज हमारी शादी की रात है। मैं उसका मतलब समझ गई। एक तरफ वह कह रहा था कि वह मुझसे प्यार नहीं करता, और दूसरी तरफ वह फैमिली शुरू करना चाहता था। मुझे सच में कॉर्बिन का लॉजिक समझ नहीं आता था। उसका बार बार करवट बदलना और बेचैन होना मुझे महसूस हो रहा था। शायद वह भी इस स्थिति में पहली बार था, और भले ही उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह असहज था। फिर सपना आगे बढ़ गया। उसके बाद की बातें धुंधली थीं। बस इतना याद है कि आखिर में कॉर्बिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, और वह मुझे बेशर्म कहकर घूर रहा था। उसके बाद कॉर्बिन कुछ नाराज रहने लगा और मुझसे कम बात करता था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मैं पहली ही बार में प्रेग्नेंट हो गई। कॉर्बिन और मेरे बीच एक ठीक ठाक रिश्ता बना रहा, और भले ही उसका स्वभाव ठंडा था, उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी आराम से जी रही थी, लेकिन बाहर के लोगों को ऐसा नहीं लगता था। सबको लगता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता था। आखिर जब हर महीने अकाउंट में 50 लाख रुपए आ रहे हों, तो कोई दुखी कैसे रह सकता है? 2 साल बाद मैं कॉर्बिन के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रही थी। तभी एक हाई एंड रेस्टोरेंट के प्राइवेट कैबिन के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि कुछ लोग कॉर्बिन पर जबरदस्ती अल्कोहल पीने का प्रेशर बना रहे थे।
मैं शालीनता से अंदर गई और बहाना बना दिया कि हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरह मैं उसे उस सिचुएशन से बाहर निकाल लाई। पूरे रास्ते कॉर्बिन मुझे हैरानी से देखता रहा। उस घटना के बाद वह मेरे प्रति पहले से थोड़ा नरम हो गया। दूसरे बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान वह मेरा पहले से कहीं ज्यादा ध्यान रखने लगा, बिल्कुल एक परफेक्ट होने वाले पिता की तरह। लेकिन बाकी लोगों की तरह उसकी जिंदगी में भी एक खास दोस्त थी, फ्लोरा, और वह अक्सर साथ दिखाई देते थे। कभी स्कीइंग पर, कभी हॉर्स राइडिंग करते हुए, कभी बिजनेस ट्रिप्स पर, और कभी हाई स्कूल रियूनियन में। यह सब मेरी आंखों के सामने होता था, लेकिन मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। जब मैंने पहली बार उन्हें साथ देखा था तो मुझे खुद ही थोड़ी शर्म महसूस हुई थी, जैसे मैं गलती से उनके अच्छे समय के बीच में पहुंच गई हूं। इसलिए मैं तुरंत वहां से मुड़ी और चुपचाप चली गई। लेकिन कॉर्बिन ने बात का बतंगड़ बना दिया। उसे लगा कि मैं जेलस हो रही हूं। उसने पूरे घमंड के साथ मुझसे कहा, मेरे जैसे आदमी की जिंदगी में कभी सिर्फ एक औरत नहीं रह सकती। तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। तुमने फ्लोरा को डरा दिया है। उसे लग रहा है कि उससे कोई गलती हो गई है। तुम्हें उसके साथ इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसने मेरी तरफ से फ्लोरा से माफी मांगी और उसे लाखों पाउंड्स का एक पिंक डायमंड नेकलेस गिफ्ट कर दिया। ये खबर लीक हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कॉर्बिन को लगा कि मीडिया तक यह खबर मैंने पहुंचाई है और उसने इसका पूरा दोष मेरे सिर मढ़ दिया। वह गुस्से से भरा हुआ मैंशन लौटा, बड़े खराब मूड में डिनर किया और बाद में अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। मुझे तो उसकी लॉजिक कभी समझ नहीं आई। चाहे मुझे रिवॉर्ड देना हो या पनिशमेंट, उसका तरीका हमेशा एक जैसा ही होता था। क्या उसे लगता था कि उसका वह हीरो से सजा हुआ हथियार कोई जादुई चीज है? जिंदगी बेहद बोरिंग और थकाऊ हो चुकी थी। कॉर्बिन बहुत ज्यादा क्लिंगी और इरिटेटिंग था। वह बेहद सेंसिटिव था और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। सोशल मीडिया के मामले में तो वह बिल्कुल अनाड़ी था। उसे इंटरनेट के मेम्स और रेफरेंसेस की कोई समझ नहीं थी। उसका डाइजेशन भी खराब रहता था, इसलिए वह कभी मेरे साथ स्ट्रीट फूड या लोकल रेस्टोरेंट्स में नहीं जा पाता था। हमारे तीनों बेटे भी बिल्कुल उसी पर गए थे। उन्हें पता था कि उनके पिता कंपनी के सबसे बड़े बॉस हैं, जबकि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ थी। मेरा नाम तो बस इंश्योरेंस और पेपरवर्क के लिए कंपनी में दर्ज था। जब भी मैं बच्चों को डांटने या सुधारने की कोशिश करती, कोई ना कोई बीच में आ जाता। कभी कॉर्बिन, कभी उसकी माँ, और कभी फ्लोरा, जो आए दिन हमारे घर चली आती थी। एमी, बच्चों को इतनी सख्ती से नहीं पालना चाहिए। तुम्हें उन्हें डांटना नहीं चाहिए। हमारा बड़ा बेटा फ्लोरा का हाथ पकड़कर चमकती आंखों से कहता, फ्लोरा, मैं बड़ा होकर आपसे शादी करूंगा। मैं मामा जैसी आलसी और बेकार औरत से कभी शादी नहीं करूंगा। पापा के किसी काम की भी नहीं है। उस दिन पहली बार मेरे मन में डिवोर्स का ख्याल आया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने अकाउंट में हर महीने आने वाले 50 लाख रुपए देखे, मेरा इरादा डगमगा गया। मैंने सोचा, छोड़ो भी, आखिर गिब्सन फैमिली के बच्चे हैं। मेरे बिना भी उन्हें सिखाने पढ़ाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, और अगर वे कुछ न भी सीख पाए तो उनके पास कई पीढ़ियों तक चलने वाली दौलत है। मेरी तरह नहीं, जिसे यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए 3-4 जॉब्स करनी पड़ती थीं। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी अब ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन फिर अचानक, जैसे ही कॉर्बिन की तबीयत ठीक हुई, सब कुछ बदल गया। आखिरकार उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। वह पत्नी, जिसे वह शुरू से कभी चाहता ही नहीं था। जिस दिन उसने मुझसे डिवोर्स मांगा, मैं काफी देर तक चुप बैठी रही। मुझे बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन खुशी भी नहीं हुई। सालों पहले वाले रोमांटिक सपने तो कब के खत्म हो चुके थे, लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकती थी कि मेरा दिल टूट गया था। कॉर्बिन ने कहा कि वह अभी मुझे कोई एलिमोनी नहीं दे पाएगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
मुझे कभी दूसरों के पैसों पर अधिकार जताना पसंद नहीं था। 3 बच्चों को जन्म देने के अलावा मैंने गिब्सन फैमिली के लिए किया ही क्या था। कॉर्बिन का ख्याल तो हाउसकीपर्स और सेक्रेटरीज रखती थीं। वैसे भी मैं काफी आराम की जिंदगी जी चुकी थी और बिना एलिमोनी के भी मेरे अकाउंट में 1 बिलियन पाउंड्स पड़े हुए थे। मैं हवा के झोंके की तरह वहां से निकल गई। कॉर्बिन की मां को तो मुझे विदा करने का मौका भी नहीं मिला। जिस दिन मैंने घर छोड़ा उसी दिन मैं मालदीव्स की फ्लाइट पकड़कर निकल गई। वहां बीच पर धूप का आनंद ले रही थी कि एक सांवला हैंडसम लड़का विनम्रता से मेरे पास आया। एक्सक्यूज मी, मिस। मेरा फोन समुद्र में गिर गया है। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बाद में जब मैं रोम गई तो त्रेवी फाउंटेन के पास उससे फिर मुलाकात हुई। उसने पूछा, क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास करती हो? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। मैं तो बस फिजिकल अट्रैक्शन और प्रैक्टिकल फायदे समझती थी। वह सांवला हैंडसम लड़का थोड़ा निराश होकर चला गया, लेकिन अगली बार जब हम मिले तो वह एक शानदार स्पोर्ट्स कार में आया। उसके हाथ में गुलाबों का बुके था। मैंने कुछ देर सोचा, कॉर्बिन को भूलने का ये भी तो एक अच्छा तरीका हो सकता था। मैंने उससे कहा, मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम बस थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। जब मेरी आँख खुली तब तक धूप काफी ऊपर चढ़ चुकी थी। उठने के बाद मैंने सपने की हर बात ध्यान से याद करने की कोशिश की। सपने में मैं और थियो साथ थे। हमने बहुत समय साथ बिताया था। ऑफिस खत्म होने के बाद थियो मुझे लेने आया हुआ था। वह बिल्डिंग के नीचे मेरा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में गुलाबों का बुके था। वह बिल्कुल वैसा ही बुके था जैसा मैंने सपने में देखा था। उतना ही खूबसूरत, उतना ही आकर्षक। लगातार यह 17वां दिन था जब वह मुझे पिक करने आया था। आज बॉनी भी ऑफिस आई थी, जो कि बहुत कम होता था। उसे अपने रेजिग्नेशन के कुछ पेपर वर्क पूरे करने थे। उसने थियो की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आजकल के ज़माने में ऐसा डिवोटेड लवर मिलना सच में मुश्किल है। मैं शर्म से लाल हो गई और बॉनी ने मजाक में सिर हिला दिया। मुझे देखकर थियो का चेहरा भी लाल हो गया। वह मुझे छोड़ने हमारे घर तक आया और पूरे 2 घंटे तक बाय कहने के बाद भी वहीं खड़ा रहा। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने चुपके से थियो का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ कितना गर्म और बड़ा था। फिर मैंने उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया। थियो का चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो गया। फिर भी वह खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं? कि मैं सीरियस नहीं हूं? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पहले से ही जवाब पता था। और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए था ही क्या। हमारी पिछली जिंदगी में थियो और मैं तब तक साथ रहे थे जब तक हम दोनों बूढ़े नहीं हो गए थे। यहाँ तक कि 80 साल की उम्र में भी शाम की वॉक के बाद वह मेरे लिए खूल लाना कभी नहीं भूलता था। फ्लोरा ने अचानक मुझे कॉफी पर इनवाइट किया। मैं भी मान गई। बोनी ने मुझे सिर्फ कॉर्बिन से दूर रहने को कहा था, फ्लोरा से नहीं। कॉफी शॉप में बैठते ही फ्लोरा ने कुछ पल मुझे गौर से देखा, फिर बोली, एमी, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हैं। मैंने अपना कॉफी कप उठाया और शांति से कहा, सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई खास रिश्ता है। फ्लोरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कोरी, मेरा मतलब कॉर्बिन, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है। मैंने तुरंत जवाब दिया, यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। फ्लोरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम बदल गई हो। मैं हंस पड़ी। नहीं, शायद मैं हमेशा ऐसी ही थी। फ्लोरा ने अपनी उंगलियों से कॉफी स्पून घुमाते हुए कहा, तुम जानती हो, पिछली जिंदगी में। मैंने बीच में ही रोक दिया। फ्लोरा, अगर तुम्हें भी पिछली जिंदगी याद है तो भी उससे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है।
मैं अपनी मौजूदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ये सुनकर फ्लोरा की आंखों में एक अजीब सी भावना उभरी। तुम सच में खुश हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया। हाँ। थियो का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। फ्लोरा ने वह मुस्कान देख ली। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने थोड़ा सोचा और फिर सिर हिला दिया। हाँ, शायद करती हूँ। फ्लोरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, कोरी ये सुनकर टूट जाएगा। मैंने कंधे उचकाए। उसका दिल टूटना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फ्लोरा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। तुम पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गई हो। मैंने मजाक में कहा, धन्यवाद, शायद शादीशुदा जिंदगी का असर है। फ्लोरा ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और अचानक बोली, वैसे मैं और कॉर्बिन कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच में? सच में। उसने गहरी सांस ली। मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन वह मुझे कभी उस नजर से नहीं देखता था। ये सुनकर मुझे सच में आश्चर्य हुआ। इतने सालों तक मैंने जो कुछ सुना था, उससे तो हमेशा यही लगा था कि दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर था। फ्लोरा मुस्कुराई। लोग अक्सर वही कहानी बना लेते हैं जो उन्हें सबसे दिलचस्प लगती है। फिर उसने मेरी उंगली में चमकती वेडिंग रिंग की तरफ देखा। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैंने भी अपनी रिंग की तरफ देखा। हाँ, काफी देर हो चुकी है। जब हम कॉफी शॉप से बाहर निकले तो मौसम बेहद अच्छा था। दूर सड़क के उस पार थियो खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में हमेशा की तरह फूलों का एक छोटा सा बुके था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं लगभग दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। पीछे खड़ी फ्लोरा ने ये सब देखा और धीरे से कहा, शायद इस बार कहानी का अंत सच में अच्छा होगा। मैंने पीछे मुड़कर उसकी तरफ हाथ हिलाया और फिर थियो का हाथ पकड़ लिया। थियो ने मुस्कुराकर पूछा, आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। बस ऐसे ही। और इस बार मुझे सच में लगा कि भविष्य चाहे जैसा भी हो, मैं उसे लेकर डर नहीं रही थी। वहां पहुंचते ही फ्लोरा बोली, एमी, तुम और कॉर्बिन दो अलग अलग दुनिया के लोग हो। बेहतर होगा कि तुम वक्त रहते पीछे हट जाओ। उसके पीछे भागना बंद करो। मैं मुस्कुराई और मन ही मन सोचने लगी, यहाँ कौन किसके पीछे भाग रहा है, भाई? मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, तो क्या तुम कॉर्बिन से शादी करना चाहती हो? मेरा इतना सीधा सवाल सुनकर फ्लोरा एकदम सकपका गई। तुम अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी हो, है ना? वो अभी तक मिसेस गिब्सन नहीं बनी थी, इसलिए मुझे लेक्चर देना उस पर ज्यादा सूट नहीं कर रहा था। मैंने दिमाग पर जोर डाला कि पिछली जिंदगी के उस सपने में फ्लोरा का आखिर क्या हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। बाद में मैं थियो के साथ विदेश शिफ्ट हो गई और हम उसी जगह रहने लगे जहां पहले बोनी रहती थी। करीब 5-6 साल बाद मुझे कॉर्बिन की मां का फोन कॉल आया। कॉर्बिन अब इस दुनिया में नहीं रहा था। जब उसकी मां उसकी चीजें समेट रही थी, तब उन्हें पता चला कि कॉर्बिन ने इतने सालों तक मेरी सारी चीजें संभाल कर रखी थीं। यहाँ तक कि हमारी वो गिनी चुनी फोटोज भी। उसने मेरे अकाउंट पर न जाने कितने मैसेजेस भेजे थे, जबकि मैं उसे कब का ब्लॉक कर चुकी थी। उन मैसेजेस में बस छोटी छोटी बातें लिखी होती थीं कि उसे भूख लगी है, वो मुझे याद कर रहा है, या फिर ये कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो मुझसे बैठकर आराम से बात करना चाहता है। लेकिन चीजें कभी ठीक नहीं हुईं। वो बीमार पड़ गया। मौत का सम्मान करना चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा दुख जरूर हुआ। आखिर वह मेरे उन 3 बच्चों का पिता था। फ्लोरा ने बाद में एक बहुत बड़े रईस बिजनेसमैन से शादी कर ली। एक बार सड़क पर मेरी उससे मुलाकात हुई थी। उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता था, भले ही वह उम्र में उससे काफी बड़ा था। थियो और मैं साथ रहने लगे। मुझे कोई बड़ी शादी नहीं करनी थी। मुझे तमाशे की तरह सबके आकर्षण का केंद्र बनना कभी पसंद नहीं था। थियो को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी।
लिव इन रिलेशनशिप में रहना सचमुच बहुत खूबसूरत था। उसने मेरी देर रात तक जागने की बुरी आदत भी छुड़वा दी। मैंने अपनी जॉब बदल ली और अपनी पूरी टीम के साथ एक नई कंपनी में आ गई। मुझे प्रोजेक्ट्स खत्म करने के बाद थोड़ा आराम से रहना पसंद है, लेकिन मैं आलसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी कामयाबी के पीछे भागने वाली इंसान नहीं हूँ, लेकिन अपनी इस छोटी सी दुनिया और अपनी उपलब्धियों में बेहद खुश हूँ। कॉर्बिन मुझसे एक आखिरी बार मिलने आया था। उसने बताया कि थियो को गोद लिया गया था। वह ह्यूग्स फैमिली का सगा बेटा नहीं था। जब उनके अपने बच्चे हो गए तो उन्होंने उसे लगभग छोड़ दिया और खर्चे के लिए साल में सिर्फ कुछ लाख रुपए देते थे। कॉर्बिन ने कहा, अगर तुम थियो के साथ रहोगी तो बहुत दुखी रहोगी। तभी मुझे पूरी बात समझ आई। सालों पहले जब मैं वहां से गुजर रही थी, तब मैंने थियो को कुछ गुंडों से बचाया था जो उसके पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसी वजह से वह मेरे प्रति इतना एहसानमंद था। मैंने कॉर्बिन को पूरी तरह इग्नोर किया और अपने रास्ते आगे बढ़ गई। कई साल बाद आज थियो और मैं अपने कुत्तों और बिल्लियों के साथ एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। उधर बोनी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का एक चमकता हुआ सितारा बन चुकी थी, और वह जो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था, उसने एक रईस परिवार में शादी कर ली थी। उसके बिजनेस की सारी सफलता उसके ससुर के कंट्रोल में थी और वह अपनी पत्नी का एकदम आज्ञाकारी पति बनकर रह गया था। उसकी माँ की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी बहू के सामने एक शब्द बोल सकें। जहाँ तक कॉर्बिन की बात है, उसे इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा था। जाने से पहले वह मुझे ढूंढते हुए आया था। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा। उसने बताया कि पिछली जिंदगी में हमारे तलाक के 6 साल बाद उसकी मौत हो गई थी। जब वह मुझसे मिलने के लिए फ्लाइट पकड़ने जा रहा था, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आया था। वह आखिरी बार भी मुझे देख नहीं पाया था। बाद में जब कॉर्बिन ने मुझे फिर से ढूंढने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थियो और मैं पूरी दुनिया घूमने निकल चुके थे। उसके बाद मुझे कॉर्बिन की कोई खबर नहीं मिली। शायद वह इस बीमारी से जीत नहीं पाया।